व्यूअर्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो व्यूअर्स इस एपिसोड को अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं एक संदेश दे दूं कि यह एपिसोड 40 नंबर के प्रश्नों से आगे बढ़ाया जा रहा है। 40 नंबर तक के प्रश्नों को व्यू करने के लिए आप इसी चैनल के इस प्रश्न की श्रृंखला के पूर्व के वीडियो को जरूर देख लें और हो सके तो सब्सक्राइब कर अपना एक कमेंट्स या एक लाइक जरूर छोड़ते चलें। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ हम 41 नंबर के प्रश्नों से आपके ज्ञानवर्धन करते हैं। तो 41वें नंबर पर जो प्रश्न है, आइए उसके साथ शुरू करते हैं कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। अब लंबा बांध है तो लंबाई से इसका जुड़ाव होगा। तो लंबा बांध में पहले सीधा इसका आंसर जान लेते हैं कि ये है हीराकुड बांध। हीराकुड बांध जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। तो यह सबसे बड़ा बांध हो गया। बांधों के प्रश्न में एक सबसे ऊंचा बांध आता है। तो ऊंचा बांध में सबसे नंबर 1 पर है भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है। यह किस नदी पर है? सतलज नदी पर। यह एशिया का, यह सतलज नदी जो है यह एशिया का सबसे भाखड़ा नांगल बांध ऊंचा बांध है। तो स्वाभाविक है भारत का भी होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल बांध। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? मैंने आपको पहले के वीडियो में भी इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं को अंडरलाइन कर लें तो आपको ऑप्शन खोजने में सहूलियत होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा से अर्थ है कि जिसका इस्तेमाल या जिस ऊर्जा का उपयोग या उपभोग हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो कोयला खदानों से मिलता है, इसका उपभोग हम सीधे कर सकते हैं। विद्युत ये इसका सही ऑप्शन होगा। यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है क्योंकि विद्युत कोयला से भी तैयार होता है, पेट्रोलियम से भी आजकल तैयार किया जाने लगा, प्राकृतिक गैस से तो तैयार होता है। तो यह विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न ये देखिए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हेडक्वार्टर से प्रश्न है। पूर्व मध्य रेलवे, जिसे हम संक्षेप में ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि रेलवे के मुख्यालय जोन से जुड़े हुए प्रश्नों के संकलन के लिए एक बहुत बड़ा और बढ़िया जो वीडियो है वह इस चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट से जाकर इसके पूर्व के वीडियो परिवहन और संचार टॉपिक में यह मिलेगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूं और इसका आंसर है डी, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न 44वें नंबर का प्रश्न होगा। 44वें नंबर के प्रश्न है चावल है। आगे प्रश्न नहीं है कुछ, तो चावल है क्या? ऑप्शन से पता करिए। चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। अर्थात यह प्रश्न पूछ रहा है यह फसलों की किस श्रेणी में है। तो आप जानते हैं कि फसल जो है वह मुख्य रूप से यही 3 ग्रुप में है, खरीफ, रबी और जायद। आप इसके सुविधा के लिए दो जो इसके विकल्प है दो उदाहरण जरूर याद कर लें। मैं चावल के बारे में बताऊं कि चावल जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण है। चावल किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल की विशेषता यह है कि यह जून जुलाई महीने में इसकी बुआई होती है और नवंबर दिसंबर, अगर वो कुछ एकदम लेटेस्ट वैरायटी होती है जो अगली किस्म की होती है, तो अक्टूबर के अंत से भी कटाई शुरू हो जाती है। लेकिन एवरेज इसका मान लीजिए जून जुलाई और नवंबर दिसंबर, जिसमें चावल आता है। रबी फसल का उदाहरण आप जानते होंगे, अभी जो समय चल रहा है अर्थात शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है और गर्मी शुरू होते होते कटने लगती है, वो रबी फसल होता है। जायद फसल में प्रायः सब्जियों की कृषि को, फलों की कृषि को रखा जाता है। तो आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसके दो उदाहरण जरूर तैयार करें। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं पर जोर दिया गया है। तो इस तरह के ट्रिक वाले प्रश्न आजकल आए हैं, इससे
आपके ब्रेन का भी टेस्ट होता है कि आप जनरली जानते हैं और नहीं को आप इग्नोर करते हैं। तो इसलिए मेरा सलाह है, मैंने पहले भी बताया था कि नहीं को अंडरलाइन कर लें और उसके बाद अपने ऑप्शन को खोजें। तो देखिए यहाँ निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, अर्थात जो किसकी होगी, सरकारी में जाएगी। तो डाबर नाम से लग रहा है कवासी डाबर द्वारा खोली गई कंपनी। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये बजाज कंपनी की होती है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पहले के प्रश्न में भी आपने देखा जमशेद जी द्वारा। सेल, सेल जो है इसका देख लीजिए SAIL, ये क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म रहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इस्पात बनाने का कार्य करती है और यह सरकारी कंपनी है। कंपनी था कि सरकारी डायरेक्ट नहीं पूछा कि सरकारी कंपनी कौन है, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, उल्टा घुमा करके थोड़ा सा आपका ब्रेन टेस्ट दे दिया। तो आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। 46वें नंबर के प्रश्न देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए कि 46वें नंबर के प्रश्न में कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो कोडरमा इसका आंसर ले लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। ये बी नंबर का, बी अभ्रक, ये है इसका अभ्रक। इसे बंगाल, याद रख लीजिएगा इसको, इसे बंगाल रूबी भी कहा जाता है, इसे बंगाल रूबी भी कहा जाता है, इसका सही आंसर है और यह अभ्रक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आइए देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज याद कर दीजिए, ये बॉक्साइट और यहाँ तांबा जो है, तांबा यह राजस्थान का खेतरी, ये याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि खेतरी जगह है जो राजस्थान में है, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क में कर्नाटक जो है वो सबसे आगे है और बॉक्साइट झारखंड के छोटा नागपुर पठार और बगरू की पहाड़ियों पर मिलता है। तो ये भी इसके लिए आगे आपकी जानकारी में। अगला प्रश्न हम 47 की ओर चल रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति और यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इसके प्रणेता भी कभी कभी आ जाता है, इसके प्रणेता थे वर्गीज कुरियन, इसके प्रणेता थे, इसके प्रणेता थे वर्गीज कुरियन, ये नाम आता है वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति है जिसके तहत भारत के बड़े बड़े शहरों में जो है वो डेयरी की जो संकल्पना थी, डेयरी उत्पादन शुरू किया गया और ये गुजरात के आनंद से शुरुआत हुई थी और 4 मदर डेयरी नाम से भी अलग अलग शहरों में स्थापित किया गया था। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, इसका नाम हो गया ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन कौन जिले प्रसिद्ध है। आप जान लीजिए कि बिहार का कौन कौन सा, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है इजी करने के लिए आपके दिमाग को। तो यहाँ आंसर सीधे जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, हाजीपुर का केला फेमस है, ठीक है। तो ये 2 चीज यहाँ की, और बिहार का जो पर्व है उसमें छठ जो है वो ज्यादा फेमस आता है, ये भी पूछा जाता है। आगे देख लीजिए आप कि आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। ये सीधा सीधा अंतर देख लीजिए कि आपकी जो आय है और उसमें जो उपयोग कर लिए तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो बचत कहलाएगा। 100 रुपया कमाते हैं, 80 रुपया खर्च कर लिए तो कितना बचा, 20 रुपया, तो 20 क्या होगा, वो बचत। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाया, बचत कहलाया। अगले प्रश्न की ओर चलिए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा पूंजी, जमा का प्रकार नहीं है। इसका सीधा आंसर जान लीजिए, ये अधिविकर्ष, बाकी अस्थायी जमा, चालू जमा, ये सारे आपके अकाउंट के टाइप्स हैं। आप जब एटीएम का यूज करते होंगे तो देखते होंगे 3-4 ऑप्शन आता है, आपका बैंक किस तरह से है, कौन सा है, आप ऑप्शन टिक लगाते हैं, यह अधिविकर्ष। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। 51 नंबर में आप सीधे प्रश्न के अनुसार चलिए, इसका सी आंसर दीजिए, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों के। 52 नंबर का प्रश्न, किसने कहा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं। सीधा आंसर दे दीजिए, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन
गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? 15वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका आंसर देख लीजिए, शिक्षा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के स्रोत दो भागों में बटे, परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। तो परंपरागत में जो ट्रेडिशनल पहले से उपयोग होता रहा है, जैसे आप प्राकृतिक गैस पहले से यूज, कोयला पहले से यूज हो रहा है, पेट्रोलियम पहले से सनातन काल से आ रहा है पहले से, अब इसका भंडार खत्म हो रहा है तो हम अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। तो जो आज साइंटिस्ट द्वारा खोज करके किया जा रहा है वो गैर परंपरागत की लिस्ट में है। यहाँ आंसर सीधा सीधे ज्वारीय ऊर्जा, इसके अन्य विकल्प में हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर रुख करें। अगला प्रश्न देख लीजिए, 55वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? इसका सीधा आंसर दे दीजिए। आप जानते हो कि भूगोल के पाठ्यक्रम से कि कोयला के निर्माण में दो समूह, एक समूह था गोंडवाना और दूसरा था टर्शियरी। सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन होता है गोंडवाना से, ये लगभग 20,000 फुट। सही आंसर इसका 20,000 फुट। 80% से ज्यादा कोयले का उत्पादन इससे होता है। अगला प्रश्न आइए, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? फिर आगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक प्रश्न आपको बार बार हेल्प करेगा। देख लीजिए, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? आप जान रहे थे, इससे पहले आपने रिवीजन किया कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, इसको पानी चाहिए, इसमें चावल, तो चावल से जुड़ा देख लीजिए, फिर आपका टेस्ट हो रहा है चावल, मक्का, कपास। यहाँ ऑप्शन होगा इनमें से सभी, क्योंकि सबको इस तरह की आवश्यकता होती है। अगला, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कृषि चैप्टर में आपने देखा होगा कि फसलों का वर्गीकरण किया गया, तो फसल की उपयोगिता के आधार पर कुछ अलग अलग भाग कर दिए गए। रेशेदार फसल हम उसे कहते हैं जिससे आपको रेशा जैसी वस्तुएं प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए कपास को देख लीजिए, तो कपास से आपको क्या निकलेगा? रेशा। अब यहाँ फिर प्रश्न है नहीं, तो कपास से रेशा निकलेगा। यहाँ जूट है, ये वर्ड थोड़ा सा गलत है, यहाँ आप इसको जूट देख लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जूट। गन्ना तो रेशेदार फसल नहीं है, इससे रेशा तो निकलेगा नहीं। यहाँ आंसर आपका सीधा सीधा होगा गन्ना। बाकी पटसन, जूट, कपास रेशेदार फसल से नहीं आते। मैं आपको रिवीजन करा दूं कि फसलों की जो अभी चर्चा हो रही थी, तो आप जो फसल देखते हैं उसको कई वर्गों में बांटा गया। आपने तो देखा रबी, खरीफ, जायद, तो ये सारे खाद्यान्न में चले जाएंगे। तो फसलों के वर्गीकरण में आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए कि कुछ आ गए खाद्यान्न फसलें, फिर व्यापारिक फसलें, ठीक है, यहाँ रेशेदार फसलें हैं, कुछ पेय फसलें आती हैं। पेय फसलें में क्या हो जाएगा, जिसको हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हो जाएगा चाय, कहवा, कॉफी, और आजकल एक कोको चल रहा है जिससे पेय पदार्थ बनता है। कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि कोको क्या है, तो ये देख लीजिए। इस प्रकार से आप इसका वर्गीकरण करके रिवाइज आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? विशेष आर्थिक क्षेत्र आप भूगोल के पहले चैप्टर में SEZ पढ़े होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये जगह से इंडिकेशन है कि कांडला कहाँ है, तो कांडला गुजरात में है, और यह एक छोटे मोटे पत्तन का भी उदाहरण है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद चैप्टर से यह प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग को क्या कहते हैं आप, प्रिंटिंग मशीन, छपाई खाने मशीन का आप जनक भी कर सकते हैं। ये कहाँ के थे, तो इसके आंसर को आप देख लीजिए। 59वें नंबर का प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। आप जर्मनी को मान लीजिए, ठीक। जर्मनी कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। जर्मनी का जो शहर था उसका नाम था मेंज। जर्मनी के मेंज शहर में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, जन्म भी पूछा जाता है, कभी कभी मृत्यु पूछा जाता है, 1468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और विश्व में पहली छपने वाली पुस्तक जो थी बाइबिल, ये इनके द्वारा छापी गई थी। इन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आइए, 60वें नंबर पर हम चल रहे हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की?
सीधा सीधा इसका आंसर दे दीजिए, बी नंबर का आंसर है कैक्सटन। अगले नंबर का प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लें। इसका आंसर होगा फरवरी क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति। यहाँ आप इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लें, एक डॉट यहाँ जरूर क्लियर कर लें। ये लगभग स्टूडेंट्स यहाँ फंसते हैं कि रूस जो है, रूस में एक कैलेंडर चलता था, ठीक है। रूस में जो कैलेंडर चलता था वहां पहले अर्थात 1 फरवरी 1918 से पहले, याद कर लीजिए डेट, 1 फरवरी 1918 से पहले, जरा रुक करके इसको समझ लें। 1 फरवरी 1918 से पहले यहाँ जो था वो एक कैलेंडर चलता था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। बाद में यहाँ पर आ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो घटना यहाँ घट रही है फरवरी क्रांति, यह 22 फरवरी 1917 की घटना है, जिसको फरवरी क्रांति कहा गया। बाद में जो वहां पे कैलेंडर चेंज हुआ, ये डेट आ गया 7 मार्च 1917। ये जो कैलेंडर था जो पहले चल रहा था 1917 में, ये कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर हो गया? जूलियन। और ये जो डेट आ गया, ये किस कैलेंडर से आ गया? ये आ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ये याद रख लीजिए, यहाँ इसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो पहले जूलियन कैलेंडर था, बाद में कौन सा कैलेंडर आ गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आप डेट देख लीजिए, ये 22 फरवरी 1917 है और वही सेम डेट जो 7 मार्च 1917 होता है। इसमें 13 दिनों का अंतर होता है। कितने दिनों का अंतर है? 13 दिनों का। तो ये 13 दिन जो बाद में बढ़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर से, इसलिए वहां के डेट में थोड़ी सी फेरबदल आने लगी। तो जो पहली क्रांति है रूस की, उसको फरवरी क्रांति कहिए, और बाद के डेट के अनुसार ये कब आ गया? 7 मार्च 1917। यहाँ एक प्रश्न और भी आता है इससे, अगर आपके साथ यह इस बार नहीं टकराए तो अगले भी प्रश्न आता है, क्योंकि आप अगले वर्ष भी इसको देख सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न है नवंबर क्रांति। यदि आप इस बार तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली जो आपकी नई जनरेशन होगी, आपके बाद के जो विद्यार्थी होंगे, आप उसे भी सलाह दे सकते हैं। यहाँ इस प्रश्नों से काफी ज्यादा लाभ होगा, और यह एक बार नहीं लगभग बार बार भी आप देखते रहे तो हर बार आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। तो अगला प्रश्न जो यहाँ से पूछा जा सकता है, आप ये देख लीजिए कि फरवरी क्रांति तो प्रश्न से सीधा आ गया, और अगला प्रश्न है नवंबर क्रांति। नवंबर क्रांति भी रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, जो दूसरी क्रांति थी, और इस नवंबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इस नवंबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो आप इसको यहाँ से इसे भी नोट कर लें, ये बोल्शेविक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था, और यह 1918 ईस्वी में लाल सेना का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ है? यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह कब हुआ? ये आप लोग जान सकते हैं। ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये 1857, नीचे ही है इसका ऑप्शन, 1857 सिपाही विद्रोह हुआ था। मेरठ से लगभग हम सब लोग जानते हैं, यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला प्रश्न है, फिर देखिए 66 नंबर का, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? आप रिकॉल कीजिए और आप यहाँ इसको देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अगर नहीं आ रहा है आप फिर से थोड़ा पीछे जाकर के इसको देख सकते हैं। अभी इसका आंसर आया था, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर डालना होगा। क्यों? कि श्वेत क्रांति जो है, अर्थात इसका उत्पादन, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। देखिए किस तरह से प्रश्न आता है, यह उन विद्यार्थियों के लिए जो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से देखकर सोचिए। श्वेत क्रांति का उत्पादन दुग्ध उत्पादन से है। अब आइए प्रश्न, दुग्ध उत्पादन जो है वो कब होगा? जब हम क्या करेंगे? पशुपालन करेंगे। और पशुपालन कैसा क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप।
क्योंकि आप जानते हैं कृषि, खनन, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इत्यादि जो भी वाक्य है यह प्राथमिक से। तो किस तरह से यह प्रश्न आ गया, तो आपने इसका आंसर जान लिया। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, बिहार की स्थापना के उपरांत। बिहार से और इन तथ्यों को जानने के लिए आप इसी चैनल के बिहार की राजधानी, बिहार की जो चौहद्दी नाम से एक वीडियो है, आप उस पर जाएंगे तो डेटों का संकलन, बिहार के विभाजन और बिहार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन आपको वहां मिलेगा। आप जरूर उसका एक बार अवलोकन कर लें, एक बार इसको रिव्यू कर लें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न आइए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, यह बिहार से, जो सारे ऑप्शन हैं वो बिहार से जुड़ा हुआ है, यह सोनपुर इसका सही आंसर है। सोनपुर आप इसे जान लें, इसे हरिहर क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी इसका सही आंसर है, सी। अगले प्रश्न की ओर देखिए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? 17वें नंबर का प्रश्न, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार सही ऑप्शन है बी, जॉन के। 1773 ईस्वी में इन्होंने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। अर्थव्यवस्था और आजीविका नाम के चैप्टर के एंड में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है, वहां पर कुछ मिलान करने वाली चीज आपको मिलेंगे, उसको जरूर एक बार देख लें तो अच्छे से तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है 71वें नंबर, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये जगह से है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस यहाँ जो स्थित कंपनी है उसका नाम है अलोय स्टील प्लांट। इस नाम से ये कंपनी रन करती है, दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, शेडोन का युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेडोन युद्ध ये फेमस है और एक यहीं से पूछता है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध दो फेमस चलता है, एक है शेडोन का युद्ध। तो सबसे पहले आप इसका आंसर जान लीजिए कि शेडोन का युद्ध जो है ये 1870 ईस्वी में हुआ था और यह किसके किसके बीच हुआ? कभी कभी ये भी देता है, तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। कौन सा युद्ध? शेडोन का युद्ध। दूसरा हमने कहा कि सेडोवा का युद्ध। ये सेडोवा का युद्ध ये कब हुआ था? ये 1866 में हुआ। आप इसे याद कर लें, 1866 में हुआ था और ये भी हुआ था इसके बीच, तो ये ऑस्ट्रिया, ये किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। अगला प्रश्न, हम लोग निकट पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर और धैर्य धारण करके रखें, अंतर किसका व्यू कर लें। हीगेल कौन था? ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट। हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हिंद चीन चैप्टर से या हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर से जुड़ा हुआ है प्रश्न। हनोई समझौता, आंसर होगा हनोई समझौता और यह 6 मार्च 1946 को हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? यहाँ प्रश्न है निरस्त किया गया, तो पहले उसका आंसर जान लीजिए कि बंगाल विभाजन जो है वह 1911 में निरस्त कर दिया गया, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था दिल्ली में। और यह प्रश्न यहाँ से आता है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त होता है, तो कब किया गया, तो उसका आंसर आ जाएगा 1905। यहाँ से ये प्रश्न आता है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। ये दूसरा प्रश्न आता है। यहाँ भी प्रश्न था निरस्त किया गया और जब कब किया गया, तो 1905 लॉर्ड कर्जन के शासन में बंगाल विभाजन किया गया। यह भी आपको मेरे चैनल पर जो बिहार की चौहद्दी है उस एपिसोड में मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस भूकंप तरंग की गहनता सबसे कम होती है? सबसे पहले इसका सीधा सीधा आंसर जान लीजिए कि एल तरंग जो है इसकी गहनता सबसे कम होती है। भूकंप की 3 तरंगें होती है, पी, एस और एल। जो एल तरंगें हैं उसकी जो
पहुंचने की क्षमता होती है वह 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और यह भूकंप में सबसे बाद में पहुंचती है। भूकंप के चैप्टर से आप भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र को जानते चले। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? सीधा सीधा आंसर जान लीजिए, यह 97% भाग महासागरों में है। अगर यहाँ पूछ दे कि पृथ्वी के कुल कितने हिस्से पर जल पाया जाता है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 71%, लेकिन यहाँ सिर्फ महासागरों से प्रश्न है तो उसको देख लें 97%। अगला प्रश्न, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? आपने पहले प्रश्न में देखा कि सोन नदी पर बना हुआ है, गंडक पर बना हुआ है, कोसी पर भी है, तो यहाँ एक पुनपुन बच रहा है, पुनपुन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं फसल है। देखिए फसल से कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान से कर लें। और मैंने बताया आपको कि रबी, खरीफ और जायद के 2-3 फसलों का उदाहरण अपने दिमाग में जरूर सेट कर लें। देखिए गेहूं फसल फिर है, यह किससे संबंधित है? यह गेहूं फसल जो है वो रबी से जुड़ा हुआ है। किससे है? रबी से। सी आंसर आ जाएगा। गेहूं फसल रबी जो शीतकाल में लगाया जाता है और ग्रीष्मकाल में काटा जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आखिर तक इसका व्यू किया। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध, यह आपके सिविक्स से है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ है उसमें भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और आखिर में स्थानीय स्वायत्त सरकार। जो स्थानीय स्वायत्त सरकार 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था और एक नगरीय शासन व्यवस्था। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध सीधे सीधे आंसर जान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था से है। और बलवंत राय मेहता जी जो है 1956 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत किए थे और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के गठन का प्रावधान किया था। इन्होंने बलवंत राय मेहता जी ने, इनके अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई वो बलवंत राय मेहता समिति थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनसे पहले भी एक महोदय आए, अशोक मेहता समिति, उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, जो निरस्त कर दिया गया, वो फ्लॉप हो गया। इनकी बात चली और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की। ये त्रिस्तरीय कौन सी थी? तो सबसे ऊपर इन्होंने जिला को रखा। जिला स्तर पर इन्होंने जिला परिषद के गठन की बात की, 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का गठन किया और उसके एक अध्यक्ष चुने पूरे जिला भर के लिए। फिर इन्होंने प्रखंड स्तर पर प्रमुख का प्रावधान किया। प्रखंड स्तर पर एक प्रमुख बनेंगे और ये प्रमुख किनसे बनेंगे? तो इसके लिए उन्होंने पंचायत स्तर पर पंचायत समिति का गठन कराया। हर पंचायत में पंचायत समिति बनेगी। 5,000 की जनसंख्या पर इन्होंने पंचायत समिति को रखा। जिस पंचायत की आबादी 5,000 से ज्यादा हो जाती है वहां 2 पंचायत समिति हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने गांव से इसकी तुलना कर लीजिए कि आपके गांव में यदि आपकी गांव की जनसंख्या 7,000 या उससे अधिक होती है तो वहां 2 पंचायत समिति होंगे। और तीसरा इन्होंने, पहला हो गया जिला स्तर, दूसरा हो गया प्रखंड स्तर और तीसरा हो गया पंचायत स्तर। पंचायत स्तर पर इन्होंने मुखिया का प्रावधान किया। तो ये 3 स्तर हो गए, जिला स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर। यहाँ बहुत सारे प्रश्नों का संकलन है, आप इसको बार बार देखिए, बार बार व्यू कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर करके मैं फिर बता दूं कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। इन्होंने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर प्रमुख जो पंचायत समिति के हेड होते हैं और पंचायत स्तर पर मुखिया का इन्होंने प्रावधान किया। ये बहुत हद तक कारगर रहा और अभी यही सिस्टम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक आपको व्यू करने के लिए। और अंत में चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक छोड़ते हुए जरूर चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने तैयारी को चरम पर ले चलिए।